स्वागत है आप सभी का फिर से डबक्रा मैथ क्लासेस में। जनरल साइंस की क्लास में अपन पहले 8 से 10 क्लासेस पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण को। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल। पृथ्वी में या ब्रह्मांड पर, पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो बताया था वो जो प्राचीनतम, अगर नवीनतम बात करते हैं तो सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी है। और उनके पहले भी भास्कर आचार्य जो थे, ठीक है, प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कर आचार्य और खगोलविद भी थे वो। तो गणितज्ञ और खगोलविद जो भास्कर आचार्य थे उन्होंने भी ये बात पहले बता दी थी न्यूटन के पहले कि पृथ्वी के पास हर वस्तु को अपनी तरफ खींचने की एक शक्ति है। ठीक है, और उसी चीज़ को आगे उस जो खोज करी वो न्यूटन ने करी और उन्होंने बताया जिसे गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया गया। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी। तो उनके अनुसार उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के पास अगर मास है तो वह पिंड हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच अगर कुछ दूरी पर स्थित हो और उनके पास मास हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, उनके पास अगर द्रव्यमान हो तो वे हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, कोई भी दो पिंड ब्रह्मांड में हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यही आकर्षण जो है यह गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। पृथ्वी में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण का जो बल है वही गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। यह एक प्रकार का बल होता है, अट्रैक्ट करने वाला बल। ठीक है, कौन सा बल होता है? यह आकर्षण का बल होता है। और इसकी कहानी आपने सुनी ही होगी कि एप्पल के पेड़ के नीचे जब न्यूटन बैठे थे तो एप्पल गिरा था, तो उन पे एक विचार आया था कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है, तो वहीं से उन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी। ठीक है, अगर ब्रह्मांड में कहीं भी दो पिंड हो, ठीक है, कोई एक, ये बॉडी 1 है और ये दूसरी बॉडी है, पिंड है, तो यहाँ जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और अगर इन दो पिंडों में से एक पिंड अगर पृथ्वी हो जाए, ठीक है, एक जो वस्तु है, एक पिंड जो है वो अगर पृथ्वी हो जाए, ठीक है, जिसका मास लेट सपोज कैपिटल M है, तो इसी गुरुत्वाकर्षण को यहाँ कहा जाता है गुरुत्व। ठीक है, इसी गुरुत्वाकर्षण को आप क्या नाम देते हैं? गुरुत्व। यानी कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और अगर इन दो चीज़ों में से कोई एक पिंड पृथ्वी हो जाए, अगर एक पिंड पृथ्वी हो जाए तो इनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है उसे एक नया नाम देते हैं गुरुत्व, या दैट इज़ ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्व या क्या कहते हैं उसे? ग्रेविटी नाम से भी जाना जाता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। क्या डिफरेंस है कि अगर ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, जहाँ M1 पहली है और M2 दूसरी बॉडी है, इनके बीच जो आकर्षण का बल लगता है इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पर अगर एक बॉडी जो है यह पृथ्वी हो जाए, ठीक है, और एक बॉडी कोई भी हो, तो यहाँ जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुरुत्व कहा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इवन 11th-12th में, 11th में भी गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें काम में आती है। आप याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में डिफरेंस क्या है। गुरुत्वाकर्षण किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच लगता है और गुरुत्व अगर एक पृथ्वी हो दोनों में से, तो जो आकर्षण का बल होता है वहीं उसी गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्व नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। अभी गुरुत्व को आपने समझा कि एक पिंड अगर पृथ्वी हो, एक कोई दूसरी पिंड हो, तो उनके बीच जो आकर्षण का बल लगता है वह गुरुत्व कहलाता है। ठीक है, अब त्वरण आपको पता है कि वेग परिवर्तन अगर किसी चीज़ में होता है तो उसे त्वरण कहते हैं। ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी गति कर रही हो किसी वेग से और समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसी वेग परिवर्तन को आप त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर कोई वस्तु फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हो, तो आपको पता है कि जब ये ऊपर से आप इसको छोड़ते हैं तो जैसे जैसे ये पृथ्वी की तरफ आती है इसका वेग जो है वो बढ़ता है। ठीक है, वेग क्या होता है? इंक्रीज होता है। अगर इसका वेग बढ़ता है यानी कि इसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये जो त्वरण है, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ये किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि इसको नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। लेट सपोज अगर नीचे की तरफ पृथ्वी है तो ये इसको क्या कर रही है? अपनी तरफ
खींच रही है। तो पृथ्वी का कौन सा बल खींच रहा है, अभी जो आपको बताया गुरुत्व बल। तो इस गुरुत्व की वजह से उसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर है आपको। गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु को फ्रीली छोड़ते हैं तो उसका वेग नीचे जाते जाते बढ़ने लगता है। ये तो एक्सपेरिमेंटली आपने देखा भी है। आप इस पेन को यहाँ से छोड़ेंगे तो नीचे जाते जाते इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है। अब अगर वेग बढ़ रहा है, यानी कि इसके अंदर वेग बढ़ने पर क्या होता है, जब भी वेग में परिवर्तन होता है, क्यों वेग क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। नहीं तो ये चाल भी बोल सकते हो आप, चाल बढ़ रही है पर दिशा भी कांस्टेंट है, यानी कि ये क्या है, वेग है। और वेग कंटिन्यूसली अगर बदल रहा है तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण। और ये त्वरण किसकी वजह से आ रहा है, इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्व की वजह से, पृथ्वी से खींच रही है ना, और तो कोई बल है नहीं यहाँ पर। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इस वस्तु में वेग जनरेट हो रहा है। वेग जनरेट हो रहा है यानी इसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है तो इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। यानी कि जब भी कोई वस्तु नीचे की तरफ आती है या ऊपर की तरफ आप फेंक रहे हो, तो दोनों केस में जो त्वरण लगता है डेट इज जी, उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई कि जब किसी वस्तु को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो उसका वेग कंटिन्यूसली बढ़ता है। वेग बढ़ता है यानी कि उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, एक त्वरण उत्पन्न होता है, और वह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होता है। इसीलिए इस त्वरण को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी की जो वैल्यू होती है वो 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ये कहाँ से आती है, ये अभी अपन देखते हैं आगे। ठीक है, सो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, और गुरुत्व क्या होता है। चीज़ें छोटी छोटी है पर ये कई बार कंफ्यूज कर देती है। ठीक है, तो अपन ने अभी तक 3 चीज़ें देखी है। सबसे पहले बात करी थी गुरुत्वाकर्षण की, सेकंड नंबर पे अपन ने बात करी है गुरुत्व की, एंड थर्ड नंबर पे अपन ने बात करी है गुरुत्वीय त्वरण की। ठीक है, सो तीनों चीज़ें माइंड में क्लियर रखिएगा। बात करते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, ये बहुत फेमस लॉ है, और जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, यह इतिहास में विज्ञान की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। केपलर का जो ग्रहों की गति से संबंधित नियम है कि ग्रह किस प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ गति करते हैं, उसको अपन आगे देखेंगे। उससे निष्कर्ष निकालकर न्यूटन ने पृथ्वी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जो हर जगह पर अप्लीकेबल होता है ब्रह्मांड में। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में यदि कोई 2 पिंड जिनके पास कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, तो वे अपनी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये तो गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने बताया था। ठीक है, तो उन्होंने बताया इसके आगे जो नियम है उनका, कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम के ब्रह्मांड में जो 2 पिंड है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वह जो आकर्षण का बल होता है वह उनके मास के, दोनों के मास के गुणनफल के समान अनुपाती होता है। ठीक है, लेट सपोज ये पहली बॉडी है जिसका मास m1 है, और ये दूसरा पिंड है जिसका मास m2 है। तो इनके बल जो इनके बीच जो आकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि आकर्षण का बल तो लगेगा, ये न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में बता दिया था। ठीक है, इसे ही आप गुरुत्वाकर्षण कहते थे। जो आगे उन्होंने बताया वो यह था कि जो बल लगेगा आकर्षण का, वह बल कितना होगा, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि वह जो बल होता है वह उनके मास के गुणनफल के समान अनुपाती, और लेट सपोज इनके बीच की डिस्टेंस अगर d है या r है, ठीक है, मान लेते हैं r है इन दोनों के बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, उनके मास के, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समान अनुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। आपकी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे, लेट्स अप, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, इक्वेशन पहली और दूसरी से आप देखेंगे तो दोनों को मिला लेंगे, ये क्या बन जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर आता है g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, डेट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो g है इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जी का मान क्या होता है इसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। पहले ये समझिए, उन्होंने सिंपल सा कहा था यूनिवर्सल का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो नियम है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, कि ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच जो बल लग रहा है वो उनके गुणनफल के समान अनुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी m1m2/r², जहाँ जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, या इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ से जी आया। अब अगर जी के बारे में समझना है कि जी है क्या, तो देखिए इसी को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जी का जो मान होगा वो क्या हो रहा है, F(r²)/m1m2। ठीक है, जी का जो मान है वो क्या निकल के आ रहा है, F(r²)/m1m2। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप देखेंगे, अगर मैं लेट सपोज m1 बराबर है m2 है और ये दोनों 1 हो जाए और दो पिंडों के बीच की दूरी भी अगर 1 हो जाए, ठीक है, तो अगर ये मान अगर मैं यहाँ रखता हूँ, लेट मान रहा है कि अगर m1 m2 का मान यूनिट हो जाए, एकांक हो जाए और उनके बीच की दूरी भी 1 हो जाए, तो g जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, f के इक्वल। ठीक है, g जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, f के इक्वल। यानी कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या हो गया, वह आकर्षण का बल है जो एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच लगता है, जो कहाँ हो, एकांक दूरी पर स्थित हो। यहाँ पर देखिए, इस m का मान 1 हो जाए, इस m2 का मान भी 1 हो जाए और ये r भी अगर 1 हो जाए, तो ये जो f है ये किसके इक्वल आ जाएगा, g के इक्वल। यानी कि g जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वो क्या हो गया, दो पिंड जिनका एकांक मास है उनके बीच लगने वाला आकर्षण का बल है, दो पिंड जिनका मास क्या है, एकांक मास है, उनके बीच लगने वाला एक आकर्षण का बल है जो एक दूसरे से कहाँ है, एकांक दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम और ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, सो जी को आप डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं। जी क्या है, सिंपली कि दो पिंड जो एकांक मास वाले हैं और एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण का जो बल होता है उसे ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब जी की यूनिट की अगर बात करते हैं, ठीक है, यूनिट मात्रक, तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे जी का मात्रक क्या हो रहा है, एफ का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, r² यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन में m1 m2 यानी कि kg का स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो जी का जो मात्रक है, किसकी मात्रक की बात कर रहे हैं अपन, जी का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और साथ ही अगर आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं, विमी सूत्र की, इसका विमी सूत्र अगर देखते हैं तो आपको पता है, आपको याद करवाया था मैंने कि न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mLT-2। ठीक है, न्यूटन का मीटर स्क्वायर है यानी कि L स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर है यानी कि क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। ठीक है, तो mLT-2 स्क्वायर इंटू L स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m स्क्वायर। m ऊपर जाएगा तो यहाँ पर +1 है, -2 होगा यानी कि m की पावर क्या हो जाएगा, -1। L2 है और L यहाँ पर है, L कितना हो जाएगा 3 और t टू दी पावर कितना होगा, -2। तो ये कितना बन जाएगा, m-1 L3t-2। तो इसका विमी सूत्र जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, m टू दी पावर -1 L3 और t टू दी पावर -2। क्लियर है सभी को। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। इसका विमी सूत्र m-1 L3 t टू दी पावर -2 होता है। अब g का जो मान होता है, g की जो वैल्यू है, अगर एक कांस्टेंट है यानी इसकी कुछ वैल्यू होगी, तो g की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। किस में है ये, SI सिस्टम में। और CGS पद्धति में अगर इसका मात्रक देखते हैं तो CGS पद्धति में जी की जो वैल्यू होगी वो 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन और सेंटीमीटर का स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बल की यूनिट होती है ये डाइन होती है, DYNE।
तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो जी का अगर एसआई मात्रक की बात करते हैं तो एसआई मात्रक क्या होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और अगर सीजीएस सिस्टम में बात करें तो जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁸ डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू कभी कभी एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं जी की बात करिए अपन ने कि यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, मतलब ये कांस्टेंट है। सो देखिए जी क्या था, जी आया था एक बल के इक्वल। अभी अपन ने जब बोला था तो जी किसके इक्वल आया था, उस फोर्स के इक्वल आया था जो एकांक मास वाले और एकांक दूरी पर स्थित पिंडों के बीच लग रहा था। तो जी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जी का मान किसी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। पदार्थ जो पिंडे हैं उन पिंडों के बीच का माध्यम क्या है उस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, पिंडों के आकार पर और पिंडों की प्रकृति नेचर कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये जी का जो मान है दो पिंडों के बीच माध्यम क्या है उस पर निर्भर नहीं करता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है कि उनका आकार कैसा है, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है कि उनके बीच प्रकृति कैसी है, ठीक है। और साथ ही सभी समय पर, आप किसी भी समय पर देखेंगे समय पर डिपेंड नहीं कर रहा है और जगह पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि हर जगह पर डिपेंड नहीं करता है, तो जगह पर भी ये डिपेंड नहीं कर रहा है। इसलिए ही इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा गया है, क्योंकि यह हर जगह पर यही रहेगा, हर जगह पर कहीं भी ले जाओ आप इसको जी कांस्टेंट ही रहेगा, इसीलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये भी कुछ इसके बारे में फैक्ट है, याद रखिएगा कि जी का मान किसी माध्यम पर, आकार पर, दो पिंडों के बीच के माध्यम पर, उनके आकार पर, उनकी प्रकृति पर, किसी भी समय पर या किसी भी जगह पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए यह कांस्टेंट होता है और यह सभी जगह पर अप्लीकेबल होता है। सो इसे यूनिवर्सली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषताएं, ठीक है, कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी, ठीक है। तो देखिए पिंडों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे अभी अपन ने बात करी थी कि गुरुत्वाकर्षण बल इस प्रकार से दो पिंडों के बीच लगता है जिनमें कुछ मास होता है, ठीक है। तो यहाँ से समझिए इनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, मतलब यहाँ एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, बीच में क्या है, इससे गुरुत्वाकर्षण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा दो पिंडों के बीच लगता है, वो चाहे कितनी भी दूरी पर हो, ठीक है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा कि उनके बीच के माध्यम पर यह निर्भर नहीं करता है कि इनका माध्यम क्या है, बीच में क्या माध्यम है, ठीक है। तो इसकी एक विशेषता यह भी हो गई कि यह इन दोनों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन देम। सेकंड प्रॉपर्टी से यह सदैव आकर्षण का बल होता है। गुरुत्वाकर्षण का बल जैसा कि आपने कहा एक दूसरे को आकर्षित करने का बल है, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है तो समान बल से ये इसको भी अपनी तरफ खींचता है, तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, ठीक है। एक आकर्षण का बल होता है जिसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये परिणाम में बराबर किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। देखिए जितना बल ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही बल सेकंड बॉडी पहली बॉडी के ऊपर लगा रही है, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अगर ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है तो F1 2 पर जितना लगा रहा है उतना ही F2 1 पर लगा रहा है, ठीक है। बट इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये फोर्स इक्वल तो होते हैं पर इनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि F12 इक्वल्स टू F21 बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, सो वी कैन यूज माइनस साइन, ठीक है। तो F12 इक्वल्स टू F21 होता है, इसीलिए इसे क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह बल स्थिर व गतिशील पिंडों के बीच लगता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी स्थिर है तो वहाँ भी ये लग रहा है, अगर कोई बॉडी गतिशील है जैसे कि सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, यानी कि गतिशील पिंडों के बीच भी यह लगता है। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पिंडों में द्रव्यमान का होना आवश्यक होता है, ठीक है। साथ ही आप इसके अंदर और प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि यह संरेखीय होता है, एक रेखा में लगने वाला बल होता है, संरेखीय बल होता है और संरक्षी बल होता है, ठीक है। संरेखीय बल होता है और हमेशा संरेखीय और संरक्षी बल होता है, और इसकी जो दिशा होती है दोनों बॉडी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। हमेशा कहाँ लगता है कि जिस
लाइन के थ्रू दोनों बॉडी एक दूसरे को मिला रही है उसी रेखा में यह लगता है। ठीक है, सो यह हमेशा एक संरेखीय बल है जो किधर लगता है कि दोनों बॉडी को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है, और साथ ही यह एक संरक्षी बल भी होता है। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल की कुछ विशेषताएं थी। सो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन जी और जी में रिलेशन देखते हैं, और जी में किस किस प्रकार से वेरिएशन होता है, उन सब चीज़ों के बारे में, और इस चैप्टर का जितना भी बचा हुआ पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।